सो एटॉमिक फिजिक्स में मतलब परमाणु भौतिकी में रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल 1913 में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो इस मॉडल के अनुसार है क्या कि जो परमाणु होता है उसके केंद्रीय भाग में एक छोटा धनावेश वाला नाभिक होता है और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि सौर मंडल है। तो सौर मंडल में और इसमें अंतर केवल यही है कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है और गुरुत्वाकर्षण से नहीं। वहाँ पे जो फोर्स है, आकर्षण बल, वो वहाँ पे सौरमंडल में कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। लेकिन यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसके आधार पर। तो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में थोड़ा सुधार करके क्वांटम भौतिकी का सहारा लेके, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेके इस मॉडल को तैयार किया गया। तो 1913 में नील्स बोर ने भौतिकी में एक बड़ा नाम सुझाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जो पहेली होती है उसको हल किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ निम्नलिखित अवधारणाएं दी, पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें से सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल इस तरह। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हरे कलर के बिंदुओं से दिखाई दे रहे हैं और वो वृत्ताकार नाभिक है पॉजिटिव ZE। तो उसके चारों ओर इस तरह से मोशन कर रहे हैं, कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षा केवल कुछ त्रिज्या के मान ले सकती है। इट मीन्स उनकी कुछ ही रेडियस हो सकती है। जैसे ये है, पहले वाली जो वृत्ताकार कक्षा है और दूसरी वाली वृत्ताकार कक्षा है, तो उन दोनों में अंतर होगा रेडियस में। और ये मैक्सवेल के नियम से इलेक्ट्रॉन अपेक्षित रूप से ऊर्जा विकिरण नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये उनके कुछ त्रिज्या होगी, विशेष मान होगा, तो इनमें क्या है, ये विकिरण उत्पन्न नहीं करेंगे, मतलब रेडिएशन उत्पन्न नहीं करेंगे। और इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा कहा जाता है। कैसी कक्षाएं? स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है इन्हें। तो ये था परमाणु मॉडल्स। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में या एक सेल से दूसरे सेल्स में जंप करता है, वह तीसरा पोस्टुलेट है, तो वहाँ से एक फोटोन उत्सर्जित होता है। वो है कि यदि दिए गए स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा का एक अलग मान है और इलेक्ट्रॉन एक स्थिर कक्षा से दूसरे में जा सकता है, तो यदि यह ऊर्जा की एक कक्षा E2 से कम ऊर्जा की कक्षा E1 में कूदता है, तो यह विकिरण का एक फोटोन उत्सर्जित करता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एक रेड कलर के जो ये तीर से दिखाई दे रहा है, ये फोटोन है। डेल E इसकी एनर्जी होती है और h न्यू इसका मान होता है। अभी हम आगे इसका जिक्र करेंगे कि ये उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो कितनी होती है। तो आइंस्टाइन प्लैंक समीकरण, एक आइंस्टाइन ऊर्जा समीकरण और एक आइंस्टाइन प्लैंक समीकरण है। तो उसके आधार पर E2 - E1 जो फोटोन की ऊर्जा है बराबर होगी h न्यू, और इसे हम इक्वल टू कह सकते हैं hc/λ। ठीक है, और ये निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में कूद सकते हैं।
अगर उनको कुछ ऊर्जा का निरीक्षण भी कर सकते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्ध्य के लिए समीकरण E2 - E1 बराबर hc/λ। अगला बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। तो ये बोर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट में से एक है। तो जहाँ पे h क्या है? प्लांक नियतांक है, और इसे हम लिखते हैं L = mvr = nh/2π। L क्या होता है? कोणीय संवेग, और v क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रति कक्षा में चाल, और r क्या है? संभावित त्रिज्या। और ये जो h होता है इसका मान होता है 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड।